हेलो साथियों, आज फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। साथियों, ये सभी क्वेश्चंस 2022 ग्रुप डी में पूछे गए हैं और 2025 ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए थे और 25 में कैसे पूछे जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच सही संबंध की पहचान करें। तो साथियों, r, u और v के बीच में हमें संबंध बताना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन पहला नंबर इसका करेक्ट है। ये करेक्ट कैसे हुआ, कैसे ये संबंध बना है, इसको अब मैं आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस दूरी वाला फार्मूला लिखेंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा आपका 1/f बराबर uv, और u से u को काटिएगा तो ऊपर बच जाएगा v प्लस u। अभी तिरछा गुणा कर दीजिए, ऐसा तिरछा गुणा कीजिएगा तो गुणा करने पर आपको मिल जाएगा uv बराबर f, ब्रैकेट में बचेगा आपका v प्लस u के। ठीक है, अभी ये दोनों गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा तो uv बटे में हो जाएगा हमारा v प्लस u, बराबर में बच जाएगा आपका f केवल। अब f बराबर हम सब लोग जानते हैं r/2 होता है। f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो इस f के स्थान पर लिख देंगे हम सब r/2, तो हो जाएगा uv बटे में u प्लस v बराबर में कितना आ जाएगा, r/2। तो 2 कहाँ जाएगा साथियों, 2 ऊपर गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा r बराबर 2uv बटे में u प्लस v के। तो इस तरह से संबंध हम सब लोग बना लेंगे। ठीक है साथियों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र x y है, इनके बीच क्या अंतर है। तो x y के बीच में हमसे अंतर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन इनमें है कि इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, ये गलत है। साथियों याद रखिएगा, x गुणसूत्र जो होता है ये आकार में बड़ा रहेगा, y गुणसूत्र जो होता है वो आकार में छोटा रहता है। ये आपको याद रखना है, x गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि y गुणसूत्र छोटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और आपको याद रखना है, जो y गुणसूत्र है ये सक्रिय गुणसूत्र है। ठीक है, कैसा गुणसूत्र है, सक्रिय। हो सकता है कि आगे आपसे ऐसा पूछ ले। और जो x गुणसूत्र है इसको निष्क्रिय बोलते हैं, निष्क्रिय। ठीक है, तो जो हमारा x गुणसूत्र है वो निष्क्रिय है और y गुणसूत्र सक्रिय है। और एक बात याद रखिएगा, महिलाओं में x गुणसूत्र पाया जाता है, ये महिलाओं के अंदर, और पुरुषों के अंदर y गुणसूत्र पाया जाता है। ये पुरुषों में पाया जाएगा मेल में, और ये पाया जाएगा फीमेल में। ये आपको मुख्य बातें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए इनमें से मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रेषण की जो लाइनें होती हैं, यानी जिसमें विद्युत करंट प्रवाहित होता है, वो किस धातु या किस पदार्थ की बनी होती हैं। तो साथियों जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो सभी लाइनें जो हैं तांबे के तार की बनी होती हैं। ठीक है, और जो नाइक्रोम हमारा ऑप्शन में दिया है, ये नाइक्रोम किस में उपयोग होगा, तो ये हो जाता है हीटिंग एलिमेंट में। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, हीटिंग एलिमेंट। जैसे हमारा हो गया हीटर हो गया, गीजर हो गया। ठीक है, तो इन सभी के अंदर किसका उपयोग होगा, नाइक्रोम। और इसके बाद हमारा हो गया आयरन, जिसको हम प्रेस बोलते हैं, प्रेस हो गया आयरन। इन सभी के अंदर नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ये जो टिन लेड मिश्र धातु दिया है, इसका उपयोग कहाँ होगा, तो सोल्डर में होगा, सोल्डर में। ठीक है, जो सोल्डर होता है उसमें टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। और ये टंगस्टन जो है, इसका उपयोग हम सब बल्ब में करते हैं। कहाँ करते हैं, तो बल्ब में। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का
बना होता है। तो हो सकता है कि 2025 में आपसे कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको भी आपको याद रखना है। नाइक्रोम कहाँ होगा? तो हीटिंग एलिमेंट, हीटर, गीजर, प्रेस में। टिन लेड कहाँ उपयोग होता है? तो सोल्डर में। और टंगस्टन क्या है, कहाँ उपयोग होगा? तो टंगस्टन बल्ब में उपयोग किया जाता है, बल्ब का फिलामेंट बनता है इससे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अब 4 कारक दिया है, इसमें से कह रहा है कि इन चारों कारकों में ऐसा कौन सा कारक है जो विकासशील जीव में लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसमें जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो हो जाएगा हमारा तापमान। कुछ सरीसृप ऐसे हैं जिनके अंडों का तापमान अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो उनमें बनने वाले बच्चों का लिंग अपने आप ही बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक अंडा हमारा कोल्ड में है और एक अंडा जो है वो हीट में है, याद रखिएगा हीट में। सरीसृप जो रेंग करके चलते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम सब। ठीक है, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं उन जीवों की बात कर रहे हैं। अगर किसी सरीसृप का अंडा एक कोल्ड में रख दें, एक हीट में रख दें, तो दोनों अंडों से जो बच्चे होंगे उनका लिंग अलग अलग हो जाएगा। अगर हम 100 अंडे कोल्ड में रख दें तो कोल्ड में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सभी एक ही लिंग के रहेंगे। अगर हीट में हम 100 अंडे रख दें तो हीट में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो एक ही लिंग के रहेंगे। तो सरीसृप एक ऐसा जीव है जिसके अंडों का तापमान ये निर्धारित करता है कि उसके अंडों में से किस प्रकार के लिंग वाले बच्चे उत्पन्न होंगे। तो जंतुओं के लिंग निर्धारण के लिए तापमान जिम्मेदार होता है। किस में होता है? तो सरीसृपों में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें कौन से कथन सही हैं? तो मेरे साथियों, जब कोई प्रिज्म आपको मिल जाए 3 कोने के आकार का, तो जब आप एक साइड से श्वेत प्रकाश डालेंगे तो जब ये दूसरे साइड में निकलेगा तो ये 7 रंगों में ऐसे बट जाता है। इस तरह से 7 रंगों में ये बट जाता है। इधर आप श्वेत प्रकाश डालेंगे, दूसरे तरफ क्या होगा, ये 7 रंगों में बट जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, ये वर्ण विक्षेपण हो जाएगी। इससे भी क्वेश्चन बनता है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहले में बोला गया लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ये दोस्तों एकदम करेक्ट है। जो लाल रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, बैगनी रंग घटक का विचलन न्यूनतम होता है। ये गलत है। विचलन बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। हो सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आगे तीसरा है, कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है। ये गलत है। कांच में सभी रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है। किसी कांच से अगर कोई प्रकाश की किरण भेजी जाएगी तो सभी रंग की प्रकाश की किरण की चाल एक समान नहीं रहेगी, सभी की चाल अलग अलग हो जाएगी, इसलिए यह भी गलत हो जाता है। तो सही हमारा है केवल ए सही है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोगों को मैं ऐसा डिटेल से बताते हुए चल रहा हूं जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का तात्पर्य है कि ऐसे पदार्थ जो ज़मीन में अगर डाल दें तो स्वतः सड़ गल जाए और ज़मीन में मिट्टी बन जाए। जैसे आप पत्ती देखिए, पेड़ों की पत्तियां अगर उसको आप ज़मीन में रख देंगे
गाड़ देंगे तो कई दिनों बाद, आप महीने 2 महीने बाद आप देखेंगे तो वो पत्ती धीरे धीरे उसी ज़मीन के अंदर सड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। उसको जैव निम्नीकरण कहा जाता है। और अगर हम पॉलीथीन को ज़मीन में गाड़ दें तो उसको 10 दिन क्या 10 साल बाद अगर आप खुदाई करके निकालेंगे तो वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। उसको अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको जैव और अजैव में संबंध पता चल गया होगा। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसको ज़मीन में हम रख देंगे, गाड़ देंगे तो वो सड़ जाएगा आने वाले समय में। तो पहले नंबर में है हमारा, देखिए, बैक्टीरिया, सब्जियों के छिलके, बासी रोटी, कांच धातुएं। तो इसमें बैक्टीरिया, सब्जी के छिलके, बासी रोटी तो है, लेकिन कांच और धातु नहीं है। ये दोनों नहीं है तो इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। ये हमारा पहला ऑप्शन गलत रहेगा। दूसरे में देखिए तो टेट्रा पैक और यहाँ पर दे दिया धातुएं दे दिया तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में देखिए कांच धातुएं दोनों दे दिए तो ये भी नहीं आएगा। लास्ट वाले में देखिए तो अंडे के छिलके, कागज़, बासी बिस्किट, फल, सब्जियों के छिलके, ये सभी अगर हम ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे तो ये सड़ गल जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है, तो किस दौरान पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं। तो मेरे साथियों ये हो जाएगा श्वसन के दौरान। जब वो श्वसन करते हैं तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान मेरे साथियों पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये याद रखिएगा, O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब उत्पन्न करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न करेंगे, तो CO2। और वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या उत्पन्न करते हैं, तो ये उत्पन्न करते हैं जल वाष्प। याद रखिएगा, जल वाष्प। तो इतना आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा दर्पण। ठीक है, अब ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब यहाँ से कोई किरण आएगी और यहाँ से ध्रुव से टकरा करके ऐसे वापस हो जाएगी, इसको आपतित किरण बोलेंगे, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। अब क्या कह रहा है कि आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच, तो ये जो हमारी आपतित किरण है इसके और ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, इन दोनों के बीच में ये कोण बन रहा है, इस कोण को क्या बोलेंगे। तो मेरे साथियों इसको बोलते हैं आपतन कोण। याद रखिएगा, आपतन कोण बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपतन कोण। अगर आपसे निर्गत किरण, ये परावर्तित किरण पूछ लिया जाए कि परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच अगर कोण पूछा जाए, ये मुख्य अक्ष है, ये परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में अगर ये कोण आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण। इसको सही मारिएगा, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यहाँ पर बनेगा और ऊपर बन जाएगा हमारा आपतन कोण। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है। तो मेरे साथियों निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 1 से अधिक हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी। उपयोग ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपयोग ऊर्जा। उपयोग ऊर्जा। ठीक है मेरे साथियों, क्या पूछा गया, उपयोग ऊर्जा। तो उपयोग ऊर्जा का फार्मूला हो जाता है हमारा वाट गुणे घंटा। ठीक है, बटे में 1000, ये फार्मूला है। अब देखिए वाट में कितना दे दिए, तो 2500 वाट। तो यहाँ लिखेंगे 2500 वाट गुणे
घंटे में कितना दिया, तो घंटे में बोला 5, तो गुणे में हम कर देंगे 5 बटे में 1000। देखिए 0 से 0, 0 से 0, अब काट दीजिए तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10। तो कितना आ गया आपका मेरे साथियों, क्या आ जाएगा आपका 25 बटे में 2। हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 12.5 किलोवाट घंटा। ठीक है, कितना आ जाएगा 12.5 किलोवाट घंटा हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 50 ओम प्रतिरोध वाली एक चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। अब हमसे पूछा गया है धारा, ठीक है, क्या पूछा गया, धारा हमसे पूछा गया कि क्या होगी। तो हम सभी लोग जानते हैं धारा आई बराबर फार्मूला होता है V बटे में R। तो अब यहाँ आप लोग देखिए, तो R बराबर कितना मिल गया आप लोगों को, पहले इसको लिख लेते हैं। R बराबर मिल गया हम सबको 50 ओम और V बराबर मिल गया हम सबको 5 वोल्ट। अब हमको धारा निकालना है, क्योंकि धारा हमसे पूछ रहा है ना, प्रेरित धारा। तो धारा I बराबर हो जाएगा V बटे R। V का मान 5 रखिए, R का मान कितना रख दीजिएगा, तो अभी R का मान रखेंगे हम सब 50। तो भाग करिए, कितना आ जाएगा 5 दहम 50, 10 आ गया, तो आ जाएगा 0.1 एम्पियर। पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों, जो श्वसन वर्णक होता है ये लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर श्वसन वर्णक का नाम पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, तो श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो लाल रक्त कणिकाओं में। श्वसन वर्णक का नाम क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन। ये जो श्वेत रक्त कणिका आपको दिया गया है, ये जो है श्वेत रुधिर कणिका जो है, ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, याद रखिएगा, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो मेरे साथियों, शक्ति की इकाई किलोवाट घंटा नहीं है। ये किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगी ऊर्जा की इकाई। किसकी इकाई है ये, ऊर्जा की इकाई। और ऊपर ये तीनों क्या है, शक्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है। सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमको धारा कितना दे दिया गया, 2.5 मिली एम्पियर। तो हम लोग धारा I बराबर लिख देंगे 2.5 मिली एम्पियर। किस में है, मिली एम्पियर में है। और हमारा प्रतिरोध कितना है R, वो है 2 ओम। अब हमसे क्या पूछ लिया, V पूछ लिया। देखिए, कह रहा है विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर हो जाता है I गुणे R। अब I का मान हमारे पास है 2.5 मिली एम्पियर और प्रतिरोध हमारे पास है 2। अब दोनों का जब गुणा करेंगे, 2.5 का गुणा 2 में कीजिए तो आ जाएगा हमारा 5। अब मिली एम्पियर है ना, तो ये हो जाएगा मिली वोल्ट। किस में आ जाएगा, मिली वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना वोल्ट हो जाएगा, तो 5 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने। और अगर हम आइजैक न्यूटन की बात करें, तो न्यूटन ने किसकी खोज की थी, तो गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने।
और न्यूटन ने क्या खोज की थी? तो न्यूटन ने गति विषयक नियम की खोज की थी। गति विषयक नियम की खोज न्यूटन ने की थी। इसको भी आप याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको तो आप लोग याद रख के चलिए। दो चीज़ जो है ये न्यूटन ने बनाया था, स्मॉल जी और गति विषयक नियम। ये हो सकता है कि आपसे आगे पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, पौधों के कम ऊर्जा लेने का कारण है उनके अंदर अत्यधिक मात्रा में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। पौधों में अत्यधिक मात्रा में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा दर्ज की जाएगी? अब देखिए, एक कुंडली है, अब समझ लीजिए कि ये है एक कुंडली। इस कुंडली के साथ में एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर जोड़ दिया गया। ये हो गया गैल्वेनोमीटर। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर है। अब यहाँ बगल में एक चुंबक रखा गया है, ये है चुंबक, ठीक है। ये हो गया हमारा चुंबक, ये हो गई हमारी कुंडली। इतना याद रखिए। अब कह रहा है कि किस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा दर्ज की जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। साथियों, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम धारा की दिशा का पता लगाते हैं कि किस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अगर धारा की दिशा का पता लगाना है तो हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि 25 में आपसे ऐसा क्वेश्चन बना करके पूछे, इसलिए आपको इसको नोट आउट करके रखना है। अब आ जाते हैं कि गैल्वेनोमीटर कब दिखाएगा कि धारा प्रवाहित हो रही है। गैल्वेनोमीटर में एक तीर लगा होता है, तीर ही बताती है किस दिशा में धारा चल रही है। अब कुंडली में धारा प्रवाहित होने के दो कंडीशंस हैं। ये जो कुंडली है इसमें धारा तभी प्रवाहित हो सकती है जब या तो कुंडली में कुछ स्थिति में परिवर्तन आए, या जो चुंबक है इसके स्थिति में कुछ परिवर्तन आए। या तो कुंडली चुंबक से नज़दीक ले जाए या चुंबक से दूर ले जाएं, या चुंबक को हम कुंडली के नज़दीक ले जाएं या कुंडली से दूर ले जाएं। जब दोनों में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा तो धारा उत्पन्न होगी। अगर दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों एक ही स्थान पर रखे हैं, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी और गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 दिखाया जाएगा। अब देखिए, पहले में क्या कह रहा है कि जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये चुंबक जो है कुंडली के पास ऐसे रखा है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो धारा का मान नहीं प्रवाहित होगी। मैंने आपको बताया कि दोनों में से किसी एक की स्थिति में परिवर्तन होना अनिवार्य है धारा उत्पन्न होने के लिए। अब दूसरे में कहा गया, जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है। अब देखिए, एक की स्थिति बदल रही है, चुंबक की स्थिति बदल रही है, तो इस दिशा में धारा उत्पन्न होगी। तीसरे में कह रहा है, जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। तो अब देखिए, कुंडली की स्थिति बदल रही है। अब कुंडली की स्थिति बदल रही है तो इस कंडीशन में भी धारा उत्पन्न होगी, यानी कि दो कंडीशन में उत्पन्न होगी, दूसरे और तीसरे में धारा उत्पन्न होगी। ये आपको समझ करके चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन नियम को सही ढंग से दर्शाता है? उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन की बात की गई है, तो जब उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी उत्तल दर्पण में जो आवर्धन नियम बराबर होता है उसका मान सदैव 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। क्या होता है? 0 से ज़्यादा 1 से कम। किसमें? उत्तल में होता है, ठीक है। अगर आपसे अवतल की बात कर ले तो अवतल का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? अवतल में आवर्धन नियम का मान 1 से ज़्यादा होता है
1 के बराबर होता है और m का मान 1 से कम भी होता है। याद रखिएगा, 1 से कम भी होता है। उसमें 1 से कम लेकिन क्या रहेगा, 0 से ज़्यादा रहेगा। 1 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा रहेगा। ये कंडीशन हमारी जो है अवतल दर्पण की है। अभी देखिए, अभी उत्तल पूछा है, हो सकता है कि 25 में आपसे अवतल से पूछ ले, तो ये भी आपको याद करके रखना है। अवतल में क्या होगा, m का मान 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, 1 से कम भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा रहेगा। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अभी क्या बोल दिया कि 2 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध ऐसे 4 ओम का है, और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रेणी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, श्रेणी में ऐसे जुड़े हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो साथियों, जब श्रेणी में जुड़े हो, एक के पीछे एक जुड़े हों, तो कुल प्रतिरोध जो होता है वो दोनों के योगफल के बराबर होता है। यानी R जो होगा वो R1 R2 के बराबर होगा। अब इसको हम मानेंगे R1, इसको मान लेंगे R2, तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2 + 4, यानी कि जो R की वैल्यू होगी वो 6 ओम हो जाएगी। 6 ओम हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह रंग का होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है। इसको आप याद रखिएगा, लाल का अपवर्तनांक सबसे कम और सबसे अधिक किसका हो जाएगा, बैगनी का। अधिक की बात करेगा तो बैगनी, कम का बात करेगा तो लाल रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्के बनाने के निर्माण में सहायक होता है। साथियों, जब आपको चोट लग जाती है, खून प्रवाहित होने लगता है, शरीर से बाहर निकलने लगता है, तो आप देखते हैं कि कुछ देर बाद उस कटे हुए भाग पर खून का एक थक्का बन जाता है। तो वो थक्का किस कारण से बनता है। तो साथियों, वो प्लेटलेट्स के कारण वह थक्का बन जाता है। प्लेटलेट्स वहाँ पर जो होती हैं वो खून का थक्का बना देती हैं, जिससे खून का बहाव रुक जाता है। अगर हम लाल रक्त कणिकाओं की बात करें, तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं ये श्वसन वर्णक लेकर के जाती हैं। श्वसन वर्णक होता है, याद रखिएगा, श्वसन वर्णक इसमें होता है, श्वसन वर्णक होता है। किस में होता है श्वसन वर्णक, तो ये हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं में। अगर इनके जीवन काल की बात करें, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। याद रखिएगा, 120 दिन। ये प्लाज्मा प्रोटीन गलत है। श्वेत रक्त कणिकाएँ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, और इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का। तो इसको भी आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है कहलाता है। अब साथियों, इसमें कह रहा है कि कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर एक चालक कुंडली, ठीक है, यहाँ पर एक चुंबक ले लिए हम, और यहाँ पे चुंबक ले लिए, ये हो गया चुंबक, ये हो गई हमारी चालक कुंडली। ठीक है, अभी जब दोनों में से किसी की गति को हम परिवर्तित करें, चाहे चुंबक की गति में परिवर्तन करें, चाहे कुंडली के गति में परिवर्तन करें, तो हम देखेंगे कि एक विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है इस चालक में। तो विभवांतर V उत्पन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जब भी विभवांतर उत्पन्न होगा किसी भी कुंडली के अंदर, तो उसको हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना उसको हम सब लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह
इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण में क्या प्रभाव पड़ता है। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। इसी पीएच स्केल के द्वारा हम सब लोग किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारता का निरीक्षण करते हैं या पता लगाते हैं। ये जो स्केल होती है इसके बीचों बीच में एक अंक 7 होता है। इसको उदासीन बिंदु बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पर एक 0 रहता है, दूसरे साइड में 14 रहता है। तो जो 0 वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं हम अत्यधिक अम्ल वाला पॉइंट, और जो 14 है इसको बोलते हैं क्षार वाला पॉइंट। ठीक है। अभी जब कोई वस्तु 7 से कम पीएच मान वाली होगी, 7 से कम पीएच मान वाली होगी, अगर 7 के इस साइड में उसका पीएच मान है 7 से कम, तो उसमें समझ लीजिएगा कि H+ आयन ज़्यादा मात्रा में है। 7 से कम रहेगा तो H+ आयन की मात्रा ज़्यादा है। अगर किसी का पीएच मान 7 से ऊपर है तो उसमें OH की ज़्यादा मात्रा रहेगी। OH- आयन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, याद रखिएगा। जब भी हम 0 से बढ़ेंगे तो OH की सांद्रता बढ़ जाएगी। जब भी आप 0 से दूसरे साइड में जाएंगे, यानी ज़्यादा खट्टा से कम खट्टा की ओर जाएंगे, तो उस दौरान OH बढ़ता रहेगा। इसको आप नोट आउट करके रखिएगा। जब भी हम लोग ज़्यादा खट्टा से कम खट्टा की ओर जाएंगे तो उसमें OH बढ़ेगा, OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी। और जब हम लोग ज़्यादा खट्टा की ओर आएंगे, तो क्या बढ़ जाएगा हमारा H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। कम खट्टा OH बढ़ेगा, ज़्यादा खट्टा H बढ़ेगा। अब इसमें आइए, कह रहा है कि खटास कम हो गई। देखिए क्या कह रहा है, खटास कम हो गई, यानी खटास कम हो रही है तो इसका मतलब हम दूसरे साइड में जा रहे हैं, OH साइड में जा रहे हैं, तो OH की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो OH बढ़ता रहेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। अब इसमें सही कथन आपको बताना है। पहला है, प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। तो साथियों, प्रतिरोध जो होता है ये तापमान से स्वतंत्र नहीं होता है। जब भी आप लोग तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसी के साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाएगा। यानी इन दोनों का संबंध एक दूसरे से रहता है। प्रतिरोध स्वतंत्र नहीं रहता है टेम्परेचर से। इसका मतलब पहला वाला कथन सही नहीं है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, किसी चालक के टर्मिनल के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ये भी गलत है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं फार्मूला V बराबर होता है I/R। अगर विभवांतर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। देखिए नीचे है ना, इसका मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये घटेगा। तो विभवांतर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसमें कह रहा है कि बढ़ने की बात हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है, प्रतिरोध का SI इकाई ओम है। तो सभी लोग जानते हैं प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो केवल तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का जो आवर्धन वाला फार्मूला होगा उसमें चिन्ह क्या रखेंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक, वास्तविक होने पर ऋणात्मक रखा जाता है। ये इसको आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जादुई दर्पण संयोजन के एक सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः हैं। अब देखिए लड़का क्या किया कि एक दर्पण के सामने खड़ा है,
ये जो दर्पण है, ये मान लीजिए ये दर्पण है, इसके सामने खड़ा है कौन? लड़का खड़ा है, ठीक है, ये हो गया लड़का। इसने क्या देखा कि इसका सिर बड़ा है। देखिए पॉइंट में देखिएगा तो सिर कैसा है? बड़ा बता रहा है, ठीक है, सिर कैसा है? बड़ा है। तो सिर हो गया बड़ा, ऊपर वाला पोर्शन हो गया बड़ा। फिर कह रहा है शरीर समान आकार का, शरीर समान हो गया, समान आकार का। और पैर कैसे हो गए? छोटे हो गए, पैर हो गए छोटे। अब देखिए, जब हमारा अवतल दर्पण होता है वो तो बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या करता है कि छोटा प्रतिबिंब है कोई, छोटी वस्तु है कोई, तो उसका एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए इसका सर का प्रतिबिंब कितना कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ऊपर कौन सा है? अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल ही बड़ा चित्र बनाता है। बीच में आ गया समान, तो समान प्रतिबिंब कौन बनाता है? समतल बनाता है। समान कौन बनाएगा? समतल बनाएगा। फिर नीचे या कैसा दिख रहा है? उसका पैर छोटा दिख रहा है, तो छोटा कौन बनाएगा? तो छोटा बनाता है उत्तल। याद रखिएगा, छोटा बनाएगा उत्तल। तो अगर हम सीरीज़ देखें तो सबसे पहले हमारा क्या है? अवतल है, फिर समतल है, फिर उत्तल है। तो ऑप्शन में हमको तीसरे में ऐसा दिख रहा है, अवतल, समतल और उत्तल। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। याद रखिएगा कि आपको जब तक पूरी तरह से क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आपको अच्छे से पढ़िएगा नहीं, तब तक आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने में नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा डीपली समझाते हुए चल रहा हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको छोटा वीडियो दूँ और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए। हाँ, थोड़ा वीडियो बड़ा है, क्वेश्चन आपको डीपली समझ में आएगा अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे तब। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो साथियों एक बार ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण है? तो रंध्र क्यों खुलते हैं? क्योंकि उनके कोशिकाओं में जल भर जाता है और वे फूल जाती हैं, ठीक है। तो कोशिकाएं जब फूल जाती हैं तो वो खुल जाती हैं। रक्षक कोशिकाएं के अंदर जब जल जाता है तो वो फूल जाती हैं और फिर वो खुल जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रेरण जहाँ आ जाए ना, तो वहाँ समझ लीजिए कि जनरेटर ही रहेगा। जब भी प्रेरण आ जाए तो जनरेटर। अगर आपको पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, केवल विद्युत चुंबकीय रहे तो आपका आ जाएगा पंखा, मोटर। बल्ब तो नहीं रहेगा, पंखा और मोटर आ जाएगा। अगर उसी में प्रेरण जोड़ दिया जाए तो प्रेरण में आ जाएगा जनरेटर, जिससे हमें करंट मिलता है, ठीक है। प्रेरणा हमको मिलती है, उसी तरह से करंट अगर हमको मिल रहा है तो वो प्रेरण पे चलेगा, ठीक है। अगर किसी से हमको करंट मिल रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? प्रेरणा ले लेंगे। याद रखिएगा, प्रेरणा से जोड़िएगा, करंट बाहर की ओर मिलेगा। अगर हम अंदर की ओर करंट दे रहे हैं तो प्रेरणा नहीं रहेगी, उसमें प्रेरणा नहीं रहेगी, केवल विद्युत चुंबक रहेगा। इतना आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन है, क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ABC 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा है? तो साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम एक 40 वाट का बल्ब लगा दें, एक 60 वाट का लगाएं, एक 100 वाट का लगाएं, तो कौन सा ज़्यादा प्रकाश देगा? तो हम सब लोग जानते हैं कि जो 100 वाट वाला है वो ज़्यादा प्रकाश देगा। तो ये हो गया A, B हो गया और ये हो गया C। तो कौन सा ज़्यादा प्रकाश देगा? तो C वाला ज़्यादा प्रकाश देगा। के पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है? तो किस पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है? तो वो हो जाएगा बिच्छू बोटी। इमली की बात करें तो टार्टरिक अम्ल, इमली की बात करें तो टार्टरिक अम्ल रहेगा, और संतरे में सिट्रिक अम्ल रहेगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल रहेगा। आप याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल रहेगा।
इस तरह से आपको याद करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा। अब देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वो बन रहा है वस्तु के दोगुने आकार का। ठीक है, इसमें प्रश्न में कह रहा है कि वस्तु के आकार के 2 गुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अभी मान लेते हैं कि हमारा जो वस्तु है वो हो जाएगा, वस्तु की लंबाई को हम सब ओ से दिखाते हैं, ओ की लंबाई को हम मान लेते हैं कि यक्स है, यानी जो वस्तु की लंबाई है उसको हम क्या मान लिए, यक्स। प्रतिबिंब की लंबाई आई हो गया, उसको क्या मान लिए हम सब, 2 यक्स, क्योंकि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो 2 यक्स है, 2 गुनी है। अब आवर्धन यम बराबर हो जाता है माइनस आई बटे ओ। ठीक है, आई का मान कितना है, माइनस करके 2 यक्स लिखेंगे बटे में यक्स, तो यक्स से यक्स काट दीजिए, कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, माइनस में 2 आ गया, तो आवर्धन कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा फिर से मैं पढ़ देता हूँ। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। तो साथियों हम सभी लोग जानते हैं फोकस दूरी का फार्मूला F बराबर हो जाता है R/2। तो फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या की आधी हो जाती है, R/2 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में वियोजित होना कहलाता है। साथियों जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वो 7 रंगों में ऐसे विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस तरह से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का अपवर्तन होता है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर जाती है, उसको हम सब बोलते हैं अपवर्तन। प्रकीर्णन का तात्पर्य है कि जब कोई प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाए तो उसको प्रकीर्णन बोला जाता है। प्रकीर्णन में क्या होगा कि कोई प्रकाश जो है वो चारों दिशाओं में फैल जाएगा। और परावर्तन हो जाएगा जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो उसी मार्ग में वापस चला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा परावर्तन, ये हो जाएगा अपवर्तन, ये हो जाएगा हमारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होगा, ऐसे प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाएगा, इसको बोला जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है।